हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और एक रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट था जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जो कि 10 नंबर का वेटेज रखता है आपके सुपर टेट में। तो इसकी क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राथमिक और जूनियर में इसका कितना वेटेज रहेगा। तो चाहे आपका प्राथमिक टेट हो या फिर चाहे जूनियर का होगा सुपर टेट, दोनों में ही ये सब्जेक्ट कॉमन रहने वाला है, क्योंकि इसमें वही चीज़ है, मेन टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें ही रहती है। शिक्षण कौशल और जीवन कौशल ये दोनों आपका कॉमन ही रहेगा। सीडीपी आपकी कॉमन ही रहेगी, इसे निकाला नहीं जाएगा। 10 नंबर का वेटेज इसका दोनों में ही रहना है जहाँ तक है। तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या है कि टॉपिक वाइज अलग नहीं किया है। जो टॉपिक मेरा नोट्स कंप्लीट होता जाएगा उसको मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी थ्योरी, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगी। तो मैंने भाग के हिसाब से जो इसको रख रखा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इस तरह से इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो वहाँ पे आपको सारे भाग मिल जाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में मेन कुछ ही टॉपिक हैं और कठिन बिल्कुल नहीं है। ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर आप सुन लेंगे, एक लेक्चर भी सुन लेंगे, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है वो है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, फिर प्रेरणा है, और थर्ड जो टॉपिक है वो है शिक्षक की भूमिका। तो आज हम लोग ये थर्ड वाला टॉपिक ही पढ़ेंगे, शिक्षक की भूमिका। ठीक है। तो इसमें शिक्षक के गुण, शिक्षक के स्कूल में क्या उनकी भूमिकाएं होनी चाहिए, उनका पर्सनल, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो बस एक ये टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज हम कह सकते हैं कि इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना सरल ये सब्जेक्ट है। हाँ, बस ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना इसको होगा। पर फिलहाल क्योंकि हम ये टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक समझ लेते हैं जीवन कौशल क्या है। तो जीवन कौशल कुल मिला के होता है, जिसको हम इंग्लिश में लाइफ स्किल कहते हैं। ये होता है, देखिए, जीवन जीने की कला। अब सुनने में तो लगता है जीवन जीने की कला क्या होगा। तो देखिए, अपने जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें समाज में समायोजन भी करना है, हमें मतलब बोलने का भी, हमारी किस तरह से किससे बात करनी है, किस तरह से हमें समाज में कोई भी चीज़ हो, चाहे इसे आप अगर विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो विद्यालय में को कैसे प्रबंधित करना है, उसको कैसे उसका प्रबंध करना है, मैनेजमेंट कैसे संभालना है उसका, या आप नॉर्मली समाज में रहते हैं अपने घर में तो घर में कैसे करना है, कम्युनिटी में कैसे करना है, मतलब हर जगह पे हमें को कैसे समायोजन बना के रखना है, कैसे अच्छा आचरण करना है, क्या अपने किस कोई कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने के लिए, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका किसी भी तरह से आपको जो है प्रोग्रेस करने के लिए किस तरह से आपको रहना है, यही सब कुछ जीवन कौशल में सिखाया जाता है। अब जीवन कौशल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी लाइफ स्किल्स आती हैं, लेकिन क्योंकि आप एक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में कौन सा जीवन कौशल किससे रिलेटेड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। तो हम फिलहाल सिर्फ वही पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वही आना है। क्लियर। तो ये हो गया जीवन कौशल जो हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रबंधन क्या है ये, क्योंकि आपके जीवन कौशल प्रबंधन ये आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए, किसी भी कार्य को संबंधित जो भी उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं, इनके द्वारा आपसी सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की क्रिया ही प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कहलाती है ना। जैसे कि अगर आप स्कूल चलाते हैं, आप इस स्कूल में हैं, तो अकेले क्या आप पूरा काम कर सकते हैं? स्कूल का सारा काम पूरा एक व्यक्ति, जैसे कि हेड मास्टर हो गया, वो पूरा अकेला संभाल लेगा? नहीं, प्यून की भी ज़रूरत होगी, टीचर की भी ज़रूरत होगी, यानी कि सब कुछ, हर कार्य को, तो यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं सब मिलकर जब कोई एक कार्य को अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक चला रहे हों, यानी कि वो अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनका अच्छा है, ये होता है प्रबंधन। और किसी भी कार्य करने के लिए, जैसे मैं हर बार आपको स्कूल का एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि हमारा फिलहाल फोकस टीचिंग पे है, लेकिन हर काम को करने के लिए एक अच्छे प्रबंधन की ज़रूरत होती है। तो प्रबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका, जो कि आपका एक्चुअली सिलेबस का तीसरा टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षक क्या है, शिक्षक का समाज में क्या महत्व है और शिक्षण प्रक्रिया में कितना ज़्यादा महत्व है। तो ये चीज़ें नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं सीधे शिक्षक की भूमिका में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे निम्न में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है, फिर आपके 4 ऑप्शन। तो इस तरह से करके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और जो पॉइंट्स आप पढ़ेंगे अभी देखिएगा तो मैं बताते चलूँगी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, ये प्रमुख कार्य कहाँ पे है, विद्यालय के अंदर। एक शिक्षक के प्रमुख कार्य विद्यालय के अंदर क्या होते हैं, यानी विद्यालय का जो प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है, उसमें टीचर का क्या सहयोग होता है, ये हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम टीचर का पर्सनल, उसका क्या व्यवहार, व्यक्तित्व और चरित्र होना चाहिए, गुण होने चाहिए, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो
बस पॉइंट वाइज है, बस आपको बस एक नज़र पढ़ते जाना है और आपको खुद ही बखुद ये चीज़ें याद रहेंगी। तो सबसे पहली बात तो अध्यापक को अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना। तो यानी कि विद्यालय के स्कूल के मैनेजमेंट में टीचर अब एक ये भी काम कर सकता है कि अपनी जो योग्यता है, जो भी क्षमता है, जो भी उससे आता है, उसके अनुसार टीचिंग के अलावा वो दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में या जिस चीज़ में भी वो योगदान दे सकता है उसे हेल्प करनी चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए। इससे क्या है, उसका स्कूल का जो है, जाहिर सी बात है कि स्कूल में अगर आपने टीचिंग के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ले लीजिए, मान लीजिए आपने स्पोर्ट टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, या फिर आपने कोई फंक्शन आया आपने म्यूज़िक सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। जो भी कार्य आप संपादित करना चाह रहा है पूरा विद्यालय, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शैक्षिक व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। तो ये तो टीचर का सबसे बड़ा गुण है। चाहे आप पढ़ा रहे हो और चाहे कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो, उसका मूल्यांकन आपको निष्पक्ष रूप से करना है। अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करें। कक्षा में न जाने की प्रवृत्ति छवि को बिगाड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और एकदम पंक्चुअलिटी के साथ आपको क्लास में प्रेजेंट होना है। ये इस विद्यालय के अंदर एक अध्यापक का जो कार्य है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके प्रबंधन को बनाए रखने के लिए वो है, यानी कि पंक्चुअल होना है। कुल मिला के शॉर्ट में बोले तो विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप से रखना चाहिए। तो ये तो ठीक है, विद्यालय के कार्यक्रम में अभिभावकों को तो आमंत्रित करते ही हैं, करना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है कि विद्यालय की प्रगति और योजना को संतुलित रूप में रखना चाहिए। यानी कि ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत हाई फाई फेंक रहे हैं, और ऐसा भी ना लगे कि आपका स्कूल, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चले पेरेंट्स को कि आपका स्कूल कुछ प्रोग्रेस कर भी रहा है कि नहीं, या कुछ प्लान्स हैं उनको पता ही ना चल पाए, वो समझ ही ना पाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे क्या होगा, यानी कि आपके विद्यालय में क्या कुछ हो रहा है, आपके विद्यालय में क्या प्रोग्रेस हो रही है, इसको दूसरों तक पहुँचाना, एक अच्छे मैनर में दूसरों तक पहुँचाना भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब क्या है कि स्कूलों के तो जनरली वैसे एड्स तो लगते नहीं हैं कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, टीवी में प्रचार आ रहा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना। भले सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हो जाता है, बस हो गया। अध्यापक अनुशासन प्रिय हो तथा उसे छात्रों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुशासन प्रिय हो और उनके छात्र में भी अनुशासन हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए। दैनिक कार्य में अनुभूत कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का समाधान करें। सबसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक टीचर को कहीं भी कंजर्वेटिव ख्यालों के नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समस्या कुछ भी हो, उसका समाधान आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच के, कुल मिला के जिसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल रहना है चीज़ों को लेकर, अपने वो बने बनाए ढांचे पे नहीं भागना है, तभी एक स्कूल प्रोग्रेस कर पाएगा, है ना। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है। तो ये ठीक है, ये तो सबको पता है कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसके लिए बच्चों को अच्छे से आपको पढ़ाना है, अच्छे से तैयार करना है ताकि उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई बच्चा, मतलब किसी स्कूल के रिजल्ट ख़राब होता है तो माना जाता है, ये नहीं माना जाता कि वहाँ का प्रिंसिपल ऐसा है कि यहाँ के ऐसा कुछ नहीं, टीचर ने पढ़ाया नहीं है। तो कुल मिला के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर की है। अपने छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देकर समय से निरीक्षण करें तथा सुझाव दें। ठीक है, ये तो जनरल काम है, हर टीचर करता है। क्लास वर्क, होमवर्क देना, टाइमली उसको चेक करना पंक्चुअलिटी के साथ, रेगुलरली छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। तो ये भी विद्यालय के अंदर शिक्षक की जो भूमिका होती है उसके अंतर्गत आ जाता है कि जितने भी छात्र हैं आपके, उनके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप हेल्प भी उनकी कर सकें। पता ही नहीं होगा तो हेल्प कैसे करेंगे। छात्र छात्राओं में स्वस्थ सहयोग और प्रतिद्वंदिता का विकास किया जाना, यानी कि कंपटीशन भी डेवलप करना है टीचर को, और एक दूसरे की हेल्प करने वाली फीलिंग भी डेवलप करनी है। कुछ टीचर होते हैं, क्या होते हैं, वो कंपटीशन ही डेवलप करने लगते हैं, हमेशा एक दूसरे को एहसास कराएंगे कि तुम्हें उससे आगे ही रहना है। बस सहयोग, कुछ टीचर हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिर्फ हेल्पिंग नेचर की बात करते हैं। नहीं, एक टीचर को दोनों चीज़ डेवलप करना है बच्चों में, और हेल्दी
स्वस्थ वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी कि हेल्दी कंपटीशन हो, एक हेल्दी हेल्प हो, हेल्पिंग नेचर हो, उसमें कुछ भी निगेटिविटी ना आने पाए। एक टीचर में खैर निगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए पर्सनली। फिलहाल ये तो स्कूल के अंदर जो टीचर को फॉलो करने हैं वो चीज़ें हैं। अब एक टीचर को नॉर्मली हमेशा, यानी अपने अंदर उसे आत्मसात क्या कर लेना है, उसके गुण क्या होने चाहिए, उसका चरित्र क्या होना चाहिए, वो चीज़ों को हम देखेंगे। क्योंकि शिक्षक के निम्न में से क्या गुण होने चाहिए, इससे भी क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों ने सीटेट की प्रिपरेशन की होगी तो देखा होगा, आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ स्कूल के अंदर 6 घंटे 7 घंटे जो रहते हैं उतने तक के लिए सीमित नहीं है, ये हमेशा के लिए सीमित है। यानी 24 घंटे एक टीचर के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस था। तो पहली चीज़ तो कि अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में बनी रहनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर जो खुद भी पढ़े, नई चीज़ें सीखे, जो चीज़ें वो पढ़ा रहा है, जो उसका सब्जेक्ट है उसमें क्या नए परिवर्तन हुए हैं, क्या नई चीज़ आई है, क्या नया वर्ड आया है, मतलब हर एक चीज़ से वो अपडेटेड रहे और हमेशा अध्ययनशील रहे, नई नई चीज़ें सीखता रहे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में जब हम 6 घंटे 7 घंटे बैठे हैं उसी टाइम पे हम ऐसा करें। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है पर्सनल टीचर का अपना वो हो गया कि हाँ हम पर्सनली नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, यानी उसके व्यवहार में या कह सकते हैं नेचर में हो जाना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनैलिटी अच्छी प्रभावशाली होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए और अच्छा खासा वेल मेंटेन कपड़ा पहन लिया, चश्मा लगा लिया तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व। ठीक है, वो एक लुक वाइज लगता है कि हाँ एक बहुत प्रभावशाली टीचर है, लेकिन जब कोई इंसान आपसे बात करेगा, आपके नॉलेज के बारे में जानेगा या आप किसी को छात्रों को पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाता है कि कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि बात करने का तरीका, व्यवहार, नेचर, नैतिकता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि छात्र भी आपको सम्मान दे, स्नेह दे। नेक्स्ट है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको हमेशा काम करना होता है। अगर एक टीचर है, एक दिन जाता है और फिर 2 दिन नहीं जाता है स्कूल, या फिर हफ्ते में 2 दिन गैप ही कर रहा है किसी भी रीज़न से, चाहे वो शारीरिक रूप से जो है बीमार हो, चाहे वो पहले शारीरिक बात कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है और जाहिर सी बात है कि स्कूल का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह डिस्टर्ब होता है किसी न किसी रूप में, और सबसे इम्पॉर्टेंट रूप में, क्योंकि मेन तो स्कूल में बच्चे पढ़ने ही आते हैं ना। तो टीचर ही नहीं जाएगा या टीचर ही बीमार रहेगा, मतलब कि कह सकते हैं कि तेज से नहीं पढ़ाएगा, तेज इन द सेंस कि पूरे एक्टिव होकर उससे नहीं पढ़ाएगा, तो फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जहाँ तक बात है, तो देखिए जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल खुले मन से पढ़ा रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अगर परेशान है, दिमाग कहीं और है, तो मुंह से गलत गलत वर्ड्स निकलेंगे, मतलब देख कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, या हो सकता है कुछ गलत पढ़ा दे, या हो सकता है कि इतना एक्टिव हो के ना पढ़ा पाए, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर खुद ही परेशान रहेगा हमेशा, वो बच्चों से भी उस कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतार देगा। चरित्रवान होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है वो आइडल मानते हैं अपनी टीचर को। अध्यापक में सहनशीलता और सामवेगिक स्थिरता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सहनशीलता ज़रूर होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ को सुने, सोचे, समझे और फिर ही उसका रिप्लाई करे। और सामवेगिक यानी कि इमोशनल जो है कह सकते हैं स्टेबिलिटी, वो होनी चाहिए। इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए कि क्लास में बच्चों के सामने ही रोने लगे, उसके आंसू गिरने लगे, और इतना ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए कि बात बात पे एकदम उत्तेजित हो जाए, गुस्सा हो जाए, है ना, लड़ने को उतारू हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना मतलब हीन भावना वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी तरह के इमोशंस उस पर हावी नहीं होने चाहिए। उसको अपने इमोशंस को चाहे कुछ समय के लिए कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक का समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई अध्यापक जो है उसका समाज में एक बहुत बड़ा रोल है, और समाज के प्रति उसके अंदर कोई जैसे जाति को लेकर, लिंग भेद को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अगर उसको मन में भेदभाव रहेगा, दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहेगा, या दकियानुसी विचार रहेंगे, जो कंजर्वेटिव थिंकिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो सब रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो समाज की प्रगति में क्या योगदान देगा,
वो तो समाज को कहीं ना कहीं वो और गिराना चाह रहा है, डाउन कर रहा है। वो ऐसा ही करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे मन में जो रहता है, जो हमारा नज़रिया रहता है, वो हमारी बातों से झलक जाता है। कितना भी हम छुपाने की, बनावटी दिखने की कोशिश करेंगे, कितने दिन करेंगे, है ना। वो हमारे थॉट्स में जब थॉट प्रोसेस चलती है और जब हम मुँह से कुछ बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो अपना दृष्टिकोण ही स्वस्थ रखना है, ये नहीं कि सिर्फ 6 घंटे के लिए, हमेशा के लिए। अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। ये तो सबको पता है कि मनोविज्ञान का पता होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान का यहाँ ये सेंस है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। बहुत लोग मैं अभी बता रही हूँ, कुछ दिन पहले, जैसे आपको पता था कुछ दिन पहले कि अभी तक चल रहा है, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है टॉपिक, डिस्कशन, बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि कई सारे जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं प्रॉपर टीचर बन के, वो भी इन सब टॉपिक को इतना मतलब बेकार मान रहे हैं कि अरे ये क्या है, ये फालतू की बातें हैं, ये मेंटल हेल्थ वगैरह। तो मतलब कि उनके पास डिग्रीज हैं। आधे से ज़्यादा लोगों का ये टारगेट होता है कि बस रट लो कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, एग्ज़ाम पास करके जॉब मिल जाए। लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि हम मनोविज्ञान को समझ सके, हम मेंटल स्टेट को समझ सके, मेंटल हेल्थ को समझ सके, इमोशनल स्टेबिलिटी को समझ सके। ये सारे कोई इंटेंशन नहीं होता, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिग्री हो चाहे ना हो, वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। व्यवहारिक ज्ञान होना इम्पॉर्टेंट है। पहले डिग्रीज नहीं होती थी टीचर की, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान इम्पॉर्टेंट है। तो जब व्यवहारिक ज्ञान होगा तभी तो बालक की विभिन्नता, रुचि, अभिरुचि, प्रेरणा, योग्यता, क्षमता, इन सबको समझेगा और उचित मार्गदर्शन करेगा। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। यानी कि अपने बच्चों से प्रेम करता है और उनको, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि किस तरह से वो प्रोग्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही अपने छात्रों को भी करता है। अध्यापक को बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर साल कह सकते हैं, दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है, परिवेश इतना फास्ट बदल रहा है कि हम अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को लेके बैठे नहीं रह सकते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ऐसा होता था। ये लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम टीचर आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज को कैसे आगे लेके जाएंगे, अपने छात्र को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो चीज़ें बदल रही हैं, टीचिंग मेथड्स बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं, TLM बदल रही हैं, बुक्स बदल रही हैं, सब कुछ। और स्कूल का जो माहौल है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी बदल रहा है। तो एक टीचर को बहुत ज़रूरी है कि वो परिवेश के साथ जो भी चेंजेस हुए हैं उसको एक्सेप्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके। अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। रीज़न उसका आपको भी पता है कि टीचर को कहीं ना कहीं ऐसा मतलब रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट अब जो है, पहले मिलता था बट अब नहीं दिया जाता है। प्लस उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। पैसे, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ बात करते हैं गवर्नमेंट के इतर, तो सैलरी वगैरह भी बहुत टीचिंग के फील्ड में कम मिला करती है इन कंपैरिजन टू जितना उनका मेहनत होता है। तो कई बार क्या होता है कि कई सारे अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी जॉब को लेके खुश नहीं रहेंगे तो हम उस जॉब को ढंग से करेंगे ही नहीं, मन लगा के करेंगे नहीं। तो फिर मतलब क्या है, या तो फिर जॉब छोड़ देते हैं, और या तो मन से करिए। हीन भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करना है, ठीक है। प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान एवं समस्या समाधान में दक्ष हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेंड टीचर है, आजकल तो अब सभी ट्रेंड होते हैं, लेकिन अगेन वही बात आती है कि कुछ डिग्री वाले होते हैं कि जैसे कहीं से B.Ed का या किसी भी चीज़ का फॉर्म डाल दिया और बस पास कर लिया, रट्टा मार लिया, ये इसका ये उसका एग्ज़ाम पास कर लिया। वो एक होता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करना। एक होता है मन से प्रशिक्षण, कि हम मन से उन चीज़ों को, इन बाल मनोविज्ञान समस्याओं और ये सारी व्यक्ति विभिन्नताओं, इन सब के कॉन्सेप्ट को ध्यान से, मन से समझें, खुद से में एनालाइज करें, है ना, प्रैक्टिकली इनको देखें। तो वो चीज़ होनी चाहिए, अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अध्यापक की रुचियाँ विविध होनी चाहिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? देखिए, अब थ्योरी है तो थ्योरी में तो वैसे मैं फास्ट कर रही हूँ, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। बट एक बार का है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, ये एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज़। अध्यापक की रुचियाँ विविध होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मानती हूँ। जनरली क्या करते हैं जो टीचर होते हैं, तो उनमें एक ये
पुराने ख्यालात होते हैं उन टीचरों, कई कई सारे टीचरों में मैंने देखा है कि उनको ये लगता है कि हम तो टीचिंग करते हैं, हम तो टीचर हैं, हम इन फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। नहीं, एक टीचर के अंदर जितनी हॉबीज़ होंगी, एक टीचर को जितनी चीज़ों में रुचि होगी, जितना उसके अंदर टैलेंट होगा, उतना ही वो बेहतर टीचर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के प्रबंधन में ज़्यादा सहयोग कर पाएगा, है ना। जैसे अगर एक टीचर है, वो टीचिंग तो कर ही रहा है, लेकिन अगर उसको खेल कूद में भी इंटरेस्ट है, उसको संगीत में भी रुचि है, उसको नृत्य या कला में भी रुचि है, ये उसके बहुत सारे इंटरेस्ट है। जितने इंटरेस्ट होंगे, जाहिर सी बात है उसके उतने टैलेंट का फ़ायदा उसके छात्रों को मिलेगा और सही कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन को भी मिलेगा। तो एक टीचर को मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बल्कि उसकी हॉबीज़ होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी अगर कहता है कि हम टीचर हैं तो हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो नहीं, फिर एक बेस्ट टीचर आज के ज़माने में जो होना चाहिए वो मल्टी टैलेंटेड होना ही चाहिए। उसका इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे एडवांस्ड हो रहे हैं, हमें अपने आप को अपडेट करना है। अब के बच्चे वो ट्रेडिशनल टीचर नहीं चाहते हैं कि वो टीचर सामने आए, बच्चे एकदम सहम के बैठ जाएं और उनसे वो सब्जेक्ट पढ़ें। आज के बच्चे उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है। आज के बच्चों को आप स्टिक से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, छड़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ना ही आप अपनी रिस्पेक्ट करा सकते हो। वो रिस्पेक्ट सिर्फ उस टीचर की करेंगे जिसको वो समझेंगे कि वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट टीचर है। क्योंकि आज के ज़माने में बच्चा बहुत स्मार्ट है और वो टीचरों को हमेशा डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा आप कभी भी देखेंगे, नए स्कूल में जाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट है, उन्हें लगता है कि टीचर को कुछ नहीं आता, या टीचर को आता भी है तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, टीचर भी हर फील्ड में मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, तब वो उस टीचर के रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने खुद भी देखी हैं। बहुत कई सारी जो प्राइवेट स्कूल्स ट्रेनिंग होती है सीबीएसई स्कूल्स की, उसमें भी ये चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फिलहाल ये पर्सनल था, ये इस टॉपिक पे बेस्ड नहीं था, पर चीज़ वही है। अध्यापक में कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, कल्पना शक्ति होगी, सृजनात्मकता होगी, कुछ क्रिएटिव करेगा, क्योंकि हर दिन हमें नया नया तरीका अपनाना है, हर दिन हमें नई नई चीज़ें अपनानी है, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट तभी लेंगे जब कुछ क्रिएटिव मिलेगा, कुछ नया मिलेगा उन्हें, है ना। वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं चाहिए। तो एक टीचर को ये होना ही चाहिए। तो ये जो है, अभी मैंने आपको ये बताया लास्ट में, ये सारी चीज़ें, ये टीचर के अंदर 24 घंटे वाले गुण हैं, यानी कि उसके जीवन में, उसके अंदर, उसके नेचर में होने चाहिए। और जो मैंने ऊपर बताए थे वो विद्यालय में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो जो 5 घंटे 6 घंटे जाता है उस समय उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, वो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है और दोनों आपको याद रखना है। तो ये शिक्षक की भूमिका जो है, अच्छा, अब 3 चीज़ें, एक्चुअली 5 चीज़ें आपके टॉपिक में जो है लिखा है, सिलेबस में लिखा है कि टीचर एक सुविधा प्रदाता है, यानी कि वो बच्चों को सुविधा देता है, ना कि उनको रूल करता है। उनको रूल नहीं करता, उन पे आदेश नहीं चलाता, बल्कि उनको हेल्प करता है। मार्गदर्शक है, एक टर्म मार्गदर्शक यूज़ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। टीचर की भूमिका क्या होती है? एक मार्गदर्शक की होती है, एक परामर्शदाता की होती है, नेतृत्वकर्ता की होती है, सुविधा प्रदाता की होती है और अनुश्रवणकर्ता की होती है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो टीचर की भूमिका होती है। ये सिलेबस में आपके लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो बस ये ज़्यादा आपका नहीं चलेगा, ये आपका कुछ क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगी थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर इसके बहुत रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं खुद भी क्रिएट करूँगी, कुछ कलेक्ट करूँगी तो वो आपको कराऊंगी। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लास आपको ईजिली मिल जाए। और इसका जो है एक अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, तो वहाँ पर आपको इसकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।